हेलो एवरीवन। आज की इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन भारत के वन्य जीवन उनका संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर में अपन जो अगले वाले आने वाले लेक्चर है उसके अंदर जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एलिफेंट सेंचुरीज हैं, टाइगर सेंचुरीज हैं और घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो है सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो संरक्षण की योजना है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण जो है वो क्यों किया गया, आवश्यकता क्यों पड़ी। देश में जो है अधिकतर काफी सारी ऐसी प्रजातियां हैं जीवों की जो काफी संकटग्रस्त हैं और वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो परिणाम तो है, इसे देखते हुए इन्हें संरक्षण के उपायों की ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्रयास प्रारंभ किया और वन्य जीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गैर सरकारी संगठन ने स्थापित कर और कानून का निर्माण प्रारंभ किया। नौ भारत में वन्य जीव प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या रखे गए जिसके लिए कि लॉज बनाए गए, नियम बनाए गए। तो पहला था कि प्रजातियों के नियंत्रण या सीमित उपयोग के लिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, संरक्षित क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, बायोस्फीयर है, रिजर्व आदि पर्याप्त संख्या में प्रजातियों के रखरखाव करना, वनस्पति व जीव प्रजातियों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना, कानून के जरिए संरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसे बार बार मॉडिफाई भी किया गया समय के साथ। जो संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र है, वन्य जीवों का जो संरक्षित जो क्षेत्रों में एक संपीड़ित इकाई, संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्य हैं तो विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, नेचर रिजर्व, प्राकृतिक स्मारक, सांस्कृतिक परिदृश्य आदि, इनको कैटेगराइज कर दिया गया इसके अंदर। वन्य जीव जो संरक्षण परियोजनाएं हैं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नए नियम कानून पारित किए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाते हैं इन पर। पहला जो हमारे पास जो कानून मिलता है दैट इज मैद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। दूसरा जो मिलता है ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879। तीसरा मिलता है द वाइल्ड लाइफ बर्ड एंड एनिमल्स प्रोहिबिशन एक्ट 1912। फिर बंगाल राइनोसर प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। फिर असम राइनोसर प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 आजादी के बाद का आ गया। और इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 एंड उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत जो है 72 के तहत हमें कानूनों का निर्माण काफी तेजी से हमने किया, क्योंकि इस समय जो है जीवों की प्रजातियों पर काफी संकट की स्थिति उत्पन्न होने शुरू हो गई थी। जो राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना है, वन जीवन संरक्षण के लिए कार्य नीति कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पहली वन जीवन कार्य योजना अपन ने डिस्कस किया 1983 को संशोधित करके नई वन जीवन कार्य योजना 2002-2016 में स्वीकृत की गई। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड वन्य जीवन संरक्षण के लिए अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाले विशेष सलाहकार निकाय है। ये सारे एक्ट्स हैं। इसके बाद जो है जो एक्ट बनाया गया 1972 का एक्ट बनाया गया, जो वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर इसको छोड़कर शेष सभी राज्यों पर लागू कर दिया गया था। इसमें वन्य जीव संरक्षण, विलुप्त होते जा रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए, दुर्लभ और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों का व्यापार पर अधिनियम ने रोक लगा दी। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अन्य कानूनों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठन की गई। तो काफी मॉडिफिकेशन किया गया इसके बाद। सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विकास, उन्नयन, प्रबंधन, वन्य जीवों के संरक्षण, गैर कानूनी तरीके से जीवों के शिकार, वन्य जीवों के अवैध व्यापार, प्रतिबंध, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र में पारिस्थितिक विकास, हाथी व उसके दोबारा से पुनर्वास, उनका संरक्षण, और आसाम में गैंडों, ये बहुत महत्वपूर्ण अभी आप देखेंगे। गैंडों के संरक्षण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय मदद भी दी गई। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए 1952 जो केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की संज्ञा से भी अभिहित किया जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य प्राकृतिक विशेषज्ञ, पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं।
इसके अतिरिक्त देश के अन्य ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से मुख्य जो है जो वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। इन संस्थाओं में द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, द वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया आदि उल्लेखनीय है। ये संस्थाएं हैं जो कि जीवों के संरक्षण के लिए काफी समय से प्रयास कर रही हैं और जागरूकता भी फैला रही हैं। जो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दो प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया, ये अपन ने पहले पढ़ा है और दोनों की कैटेगरी पिछले वाले लेक्चर में विस्तार से अध्ययन किए थे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है और नेशनल पार्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस किया था अपन ने। नौ इसमें पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल जो सेंचुरीज है, पशु विहार में पक्षियों और पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई और वही क्या गया था कि इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर वो वाला क्षेत्र है जिसमें जो आसपास के रहने वाले जो लोग थे उनको लकड़ी का संग्रहण की सुविधा, जो सूखी हुई लकड़ी थी उसको एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, मगर जीवों को संरक्षण दिया गया। जबकि जो राष्ट्रीय उद्यानों को वो पूर्णतः वो पारिस्थितिकी के लिए किया गया और इनकी ये इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का हस्तक्षेप जो है पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। ना लकड़ी काट सकते, ना और पशु चरा सकते, ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। देश में इस समय कुल 512 पशु विहार व अभयारण्य है, जबकि 99 राष्ट्रीय उद्यान है जिनका कुल क्षेत्रफल जो है 15,63,492 50,63,492 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.5% है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए एक सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के वन्य प्राणियों उद्यानों के प्रबंधन की देखरेख करना। देहरादून में ये इंस्टीट्यूट हमारा काफी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। देहरादून में एक वन्य प्राणी संस्थान की भी स्थापना की गई है। पर्यावरण और जो वन मंत्रालय हमारा, ये अपन ने पिछली बार रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी, इसका डिस्कशन भी रहा, इसके संबंधित काफी ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है हमारी और इसके नीचे सारे संगठन कार्य करते हैं। जो पर्यावरण और वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, अन्य जीव संरक्षण आदि संबंधित अंतरराष्ट्रीय समायोजनों की एक मुख्य एजेंसी है और इसके नीचे ही डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो मंत्रालय है इसके नीचे ही सारी कार्य करती है। और इस दिशा में जो है भारत की वन्य जीव संरक्षण संबंधित 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कन्वोकेशन भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। ये काफी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा काफी योगदान रहा है। पहले भारत में विश्व विरासत स्थलों की सूची बनाने के लिए उत्तरदायी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सदस्य है, जो कि सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के स्थलों को शामिल करता है। मंत्रालय का वन विभाग, वन्य जीव विभाग विश्व विरासत के प्राकृतिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं हम, और प्रिजर्व करने के लिए उसमें अलग से फंडिंग और डिपार्टमेंट काम करता है उसके अंदर। दूसरा है भारत में विश्व स्तर पर प्राकृतिक स्थलों के महत्व को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम फॉर इंडिया, बिल्डिंग पार्टनरशिप टू स्पोर्ट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम नाम में अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं प्रारंभ की है। हम वर्ल्ड हेरिटेज के थ्रू काम कर रहे हैं इन योजनाओं पर। भारत ने विश्व में वेल के लिए हमारे पास अपन ने चिल्का के संबंध में पढ़ा था और गंगा के संबंध में भी क्या है कि जो भारत ने विश्व वेलों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में अति सक्रिय भूमिका निभाई है। ये दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। भारत ने कोलिशन अगेंस्ट जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, जीवों का जो व्यापार होता है मारने के बाद खालों का या उनके पार्ट्स का के भाग को लेकर अन्य जीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया है और प्रोहिबिटेड कर दिया। आप जीवों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप नहीं कर सकते किसी भी रूप में उनको। 1982 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान है, जिसे वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। काफी महत्वपूर्ण है दिशा के अंदर।
ना जो भारत के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलती हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, और भारत ने जो पहली प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया था वो 1 अप्रैल 1973 के अंदर किया था। और बाघों के संरक्षण के लिए हमने काफी प्रयास किया है, और हमें उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी देखने को मिले। और पहला जो प्रयास किया गया था वो कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये हमारा पहला प्रयास था जो कि टाइगर के लिए हम इस दिशा में कार्य किया। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हमें नेतृत्व मिला इसके अंदर, और हम इस दिशा में कार्य करने लगे। इसने भारत के जो मौजूदा टाइगर्स की संख्या में वैज्ञानिक, आर्थिक और सौंदर्यीकरण की सांस्कृतिक पारिस्थितिकी मूल्यों के दृष्टिगत व्यवस्थित एवं सुनिश्चित किया गया। साथ ही जैविकी महत्व के क्षेत्रों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में लाभ, शिक्षा, लोगों के लिए मनोरंजन परिप्रेक्ष्य में संरक्षित किया गया। इन टाइगर सेंचुरीज को हम काफी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, स्टेट सरकार भी और केंद्र सरकार भी। प्रारंभ में भारत में 9 टाइगर वन्य जीव संरक्षित किए थे, जिसमें 268 टाइगर थे जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संगठित किया गया। वर्तमान में वन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र द्वारा प्रायोजित वन्य जीव संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की है। राजस्थान में भी काफी दिशा में काफी काम कर रहे हैं। भारत में वन मंत्रालय द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित प्रशासकीय कदम उठाए गए जो लिए गए। पहला है वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों के अवैध शिकार के विरुद्ध गतिविधियों में मजबूती करना, इनको अगेंस्ट जो भी अवैध शिकार हो रहा है उसको कानूनी तरीके से रणनीति बना के निरीक्षण करके रोकना एक महत्वपूर्ण था। और जो मानसून का समय है, ये सभी सेंचुरीज में होता है, मानसून के समय जो जीवों की गणना प्रारंभ की जाती है, क्योंकि उनके जीवों की जो गणना का एक महत्वपूर्ण आधार है वो उनके फुटप्रिंट्स हैं, उसके आधार पर गणना की जाती है। 17 टाइगर जो आरक्षित क्षेत्रों में 100% केंद्रीय मदद का प्रावधान किया गया। साथ ही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया। वर्ष 2007 के में कार्य करने वाली एक बहु उपयोगी टाइगर एवं अन्य संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी, सीमा सुरक्षा के जो है शुल्क अधिकारी व अन्य एजेंसियां जो हैं उनको शामिल किया गया, ताकि वन्य जीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। और 8 नए टाइगर रिजर्व्स का गठन की अनुमति दी गई। टाइगर्स की संख्या की प्रमाणिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया गया और मॉडर्न टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 राज्यों में लगभग 31,111 वर्ग किलोमीटर शुद्ध टाइगर आवास की पहचान की गई। टोटल एरिया जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर निर्देशों को फिर से संशोधित किया गया। इसमें वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत गांव को फिर से दूसरी जगह बसाने, सरिस्का के संबंध में अपन ने देखा है, बसाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, परंपरागत रूप से आखेट में शामिल ट्राइबल एरिया जो है उनको पुनर्स्थापित करना, उनकी जो आजीविका है, जीविका आधार जो है उसको नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराना, टाइगर संरक्षण में उनके आवासीय क्षेत्र को भंग होने से रोकने हेतु एक संरक्षण गलियारा बनाने जैसी बातें शामिल की गई हैं, जिसमें टाइगर्स जो है वो एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी माइग्रेट भी कर सकते हैं और उस गलियारे के अंदर मूवमेंट है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया राज्यों के साथ मिलकर, वो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, और दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो है वो हमारा प्रोजेक्ट है। और भारत में मुख्यतः जो हाथी पाए जाते हैं वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के वर्षावनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, घने जंगलों के अंदर मिलता है। पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ पार्ट ऊपर वाला, मध्य भारत है, पश्चिमी क्षेत्र है, मैंने कहा उष्णकटिबंधीय जंगलों में, उत्तरी पूर्वी भारत व उत्तर प्रदेश के हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हाथियों की तादाद देखने को मिलती है। जो विश्व में कुल हाथियों की संख्या 40,000 है, जिसमें से भारत में 25,000 है। आधे से भी ज्यादा जो है भारत में हाथियों की जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2007 में पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त पूरे भारत में हाथियों का आकलन किया गया था, मगर धीरे धीरे वही था कि इनकी समाप्ति होती रही और परिणाम थे संरक्षण की दिशा में
काफी कार्य प्रारंभ किया गया है। जबकि पूर्वोत्तर में एक मौसमी स्थिति के कारण बाद में किया गया। अध्ययन रिपोर्टों में सिद्ध हुआ कि 2002 की तुलना में हाथियों की संख्या में 2007 में काफी वृद्धि देखने को मिली है। हाथियों के जो है 3 अभयारण्य हैं, 2 छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ में लेमरू और बादल खेड़ा नाम से है, और एक अरुणाचल प्रदेश में देवमाली की स्थापना की गई है। वर्ष 2009 तक देश में हाथी अभयारण्यों की संख्या 27 हो गई है। ये क्वेश्चन बनता है। 9, इस परियोजना के अंतर्गत जो शुरू की विभिन्न गतिविधियां, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि आप अवैध शिकार पे जंगली सुरक्षा की गई, अवैध शिकार नहीं कर सकते, कानून बनाया गया, और भारत में जो एशियाई हाथियों के जो निवास स्थल है उनको व्यापारिक संख्या के संरक्षण और वैज्ञानिक योजना प्रबंधन किया गया। साइंटिफिक तरीके से उसको मैनेजमेंट करना एक महत्वपूर्ण आधार रहा इसका। हाथियों के मौजूदा जो प्राकृतिक रूट है, ट्रैवलिंग रूट है, उनके माइग्रेशन के रूट है, उनका इकोलॉजी है, उसको संरक्षित करना, और मानव और हाथियों के जो संघर्ष, ये कॉमन प्रैक्टिस जो है ट्राइबल एरियाज में देखने मिलती है। साउथ में अभी इंसिडेंस हुआ था, तो उसको रोकना ये एक महत्वपूर्ण था, और इस संघर्ष के लिए किसी प्रयास करना कि दोनों हाथियों और मानव के आपस में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, और हाथी संरक्षण से संबंधित मामलों पर अनुसंधान करना। जन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जागरूकता कार्यक्रम, फील्ड स्टाफ, पशु चिकित्सकों आदि इस दिशा में कार्य किए गए। मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जो मानव और हाथियों का संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जंगलों को साफ किया गया तो इनके आवास, जो प्राकृतिक आवास थे, वो भी खत्म होने लगे। तो भोजन के लिए जो है हाथी जो है वो गांव की ओर या फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। इसे बचाने के लिए वो योजना बनाना, उसको अवैध शिकार को रोकना, ये काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है वो राजस्थान में भी लागू की गई। जोधपुर में इस दिशा में काफी प्रयास किए गए, और जोधपुर यूनिवर्सिटी में शोध कार्य भी इस पे काफी है, गिद्धों के ऊपर में, वल्चर्स के ऊपर में। और ये जो जीव है ये इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सड़े गले मरे हुए जीवों को खाता है, तो हमारी पारिस्थितिकी को संतुलित करने में ये एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। और दिन पर दिन क्या हो रहा है कि ये इन गिद्धों की संख्या में गिरावट आ रही है, और ये काफी चिंताजनक है। और गिद्धों की जो गिरावट का कारण है, कम होने का कारण है, एक महत्वपूर्ण है कि जो हम जीवों में जो ये डाइक्लोफेनिक दवाई जो इस्तेमाल करते हैं, ये इन जीवों के लिए काफी घातक है। पशुओं में इस्तेमाल करते हैं, गाय भैंसों के लिए डाइक्लोफेनिक इस्तेमाल करते हैं, और उनके मरने के बाद ये खाते हैं, तो ये जीव जो है, गिद्धों की संख्या काफी तेजी से घट रही है। और ये कुदरत के प्राकृतिक सफाई कर्मचारी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इकोलॉजी के लिए। मई 2006 में भारत सरकार ने गिद्धों की संख्या को अधिक कम होने के रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए, जिसके तहत पशु पक्षियों की दवाओं में ये डाइक्लोफेनिक को बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, मिलती नहीं है। और हरियाणा में पिंजौर, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, और आसाम में रानी फॉरेस्ट में गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र खोले गए हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, जूनागढ़, हैदराबाद के चिड़ियाघरों में नई प्रजनन का केंद्र बनाए गए हैं, और राजस्थान में जोधपुर इसके लिए काफी कार्य हुआ है इस दिशा में। एक महत्वपूर्ण योजना है घड़ियाल परियोजना। ये भी राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, और घड़ियालों के संरक्षण के लिए दिशा में और इसके वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में भी चंबल, जो यह मेरे चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा में 1600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। इस दिशा में कानून भी बनाए गए हैं। घड़ियाल जो है भारत और नेपाल, यही 2 राष्ट्र हैं जहां पर मुख्यतः पाई जाती हैं, और ये प्रजाति संकटग्रस्त है, इसे बचाने का प्रयास चल रहे हैं। दुनिया में कुल जो घड़ियाल हैं
उसमें से लगभग 80% भारत में ही उनकी संख्या पाई जाती है। और मुख्य रूप से चंबल, गंगा, सोन, महानदी के जलीय क्षेत्रों में और आर्द्र ह्यूमिड एरियाज के अंदर ये पाया जाता है जी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में भी कभी कभी घड़ियाल पाए जाते हैं, लेकिन अब वे इन क्षेत्रों से विलुप्त हो गए हैं। वही एक समस्या है कि जो पुराने जो क्षेत्र थे वहां से समाप्त है। भारत में कुल 1400 घड़ियालों में से लगभग 70% चंबल में ही पाए जाते हैं। राजस्थान के संबंध में स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।